हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं साइकस के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, अर्थात साइकस में मादा जननांग जो पाए जाते हैं उनके बारे में हम यहाँ आज पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि इससे पहले के वीडियो में हमने आपको साइकस में जो मेल जननांग पाए जाते हैं और किस तरीके से वो बनते हैं उनके बारे में बताया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साइकस का जो मादा जननांग है उसका विकास किस तरीके से होता है और साथ ही साथ उसकी क्या संरचना रहती है। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो साइकस है उसमें नर जननांग के तौर पर नरशंकुओं का परिवर्तन होता है और यहाँ पर मादा जननांग के तौर पर अगर हम देखें तो मादा जननांग के रूप में यहाँ पर फीमेल कोन या मादा शंकु नहीं बनते हैं, वरन केवल यहाँ पर हमें गुरु बीजाणुपर्ण या मेगा स्पोरोफिल जो है वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो मेगा स्पोरोफिल लगेंगे वो फीमेल जो प्लांट्स है उसके ऊपर जो हमारी सामान्य पत्तियां हैं और साथ ही साथ जो सलगी पर्ण रहती हैं उनके बीच में से निकलते हैं। पत्तियों के बिल्कुल ये बीच में से निकलेंगे और इन मेगा स्पोरोफिल या गुरु बीजाणुपर्ण का इनकी वृद्धि पर, पादप की वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो मेगा स्पोरोफिल का परिवर्तन होता है वो शीर्षस्थ कलिका से नहीं होकर के पार्श्व कलिका से होता है और ऐसी जो ग्रोथ होती है वो कहलाती है मोनोपोडियल ग्रोथ। हम इस तरह की ग्रोथ को कहते हैं। तो यहाँ पर आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि ये जो हमने पहला डायग्राम बनाया हुआ है ये साइकस के मेगा स्पोरोफिल का है। साइकस में जो मेगा स्पोरोफिल है या गुरु बीजाणुपर्ण है यह रूपांतरित पत्ती होती है, जैसा कि इसके नाम से भी हमें पता चल रहा है कि यह जो है गुरु बीजाणुपर्ण है। अर्थात ये ऐसी पर्ण है जो ओव्यूल को धारण करती है, बीजाणु को धारण करेगी, गुरु बीजाणु को धारण करती है, इसीलिए इसका नाम गुरु बीजाणुपर्ण या मेगा स्पोरोफिल है। अगर इसकी संरचना की अगर हम बात देखें तो ये जो मेगा स्पोरोफिल है इसकी जो संरचना है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो मेगा स्पोरोफिल का हमने डायग्राम बनाया हुआ है तो इसमें 3 पार्ट हमें दिखाई देंगे। जो आप नीचे देख रहे हैं पहला पार्ट, इसको हम कहते हैं स्टॉक या व्रंत। इस व्रंत की सहायता से ये जो मेगा स्पोरोफिल है वो पादप से जुड़े रहते हैं और ये जो व्रंत है ये व्रंत इसका सबसे आधारी भाग होता है और इसी की सहायता से ये मेगा स्पोरोफिल जो है पादप से जुड़े रहते हैं। इससे अगर ऊपर वाले भाग की बात की जाए तो ये जो पार्ट्स आपको बीच में देखने को मिलेगा ये फर्टाइल पार्ट है और यहीं पर जो है बीजांड लगे रहते हैं। इस पार्ट को हम कहते हैं मिडल फर्टाइल पार्ट या मध्य उर्वर भाग। यह मेगा स्पोरोफिल का वह भाग होता है जहां पर ओव्यूल लगते हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम में कि इस मेगा स्पोरोफिल के दोनों ओर जो है इस ये ओव्यूल जो है वो लगे हुए दिखाई दे रहे हैं हमें। साथ ही साथ इसके ऊपर वाला आप जो तीसरा भाग देख रहे हैं उस भाग को हम कहते हैं अपर लीफी पार्ट या ऊपरी पर्णिल भाग। इस भाग की जो संरचना है वो देख सकते हैं आप लीफ से मिलती जुलती होती है, क्योंकि इसमें देखिए आप ये लीफलेट लाइक स्ट्रक्चर या पिन्ना लाइक स्ट्रक्चर जो निकले हुए हैं तो ये जो है आपका लीफी पार्ट्स कहलाता है। यहाँ हमने साइकस की 2 अलग अलग स्पीसीज की जो मेगा स्पोरोफिल है वो बनाए हुए हैं, क्योंकि साइकस की अलग अलग जातियों में मेगा स्पोरोफिल की जो संरचना है वो अलग अलग होती है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि साइकस की अलग अलग स्पीसीज में इन मेगा स्पोरोफिल्स की जो संरचना है उसमें विविधता पाई जाती है। इसका जो ऊपर वाला लीफी पार्ट है और साथ ही साथ ये जो बीच वाला पार्ट है इसमें हमें काफी वेरिएशन जो है स्पीसीज के हिसाब से देखने को मिलता है। साइकस की कई स्पीसीज में ये जो ऊपर वाला पार्ट मिलेगा वो पत्ती की जैसे संरचना में मिलेगा, तो कुछ में जो है इसके किनारे जो है वो करकची मिलते हैं, शीर्ष नुकीला मिलता है और साथ ही साथ बीजांड की संख्या में भी वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं। वैसे आमतौर पर अगर हम कहें तो लगभग 2 से लेकर के 10 तक की संख्या में जो एक मेगा स्पोरोफिल पर जो है बीजांड लगते हैं। यहाँ पर हमने जो पहला वाला डायग्राम बनाया हुआ है ये साइकस रिवोल्यूटा के मेगा स्पोरोफिल का है
जिसमें आप इसकी स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, और दूसरा वाला जो है वो साइकस बैडुमाई का मेगा स्पोरोफिल है। दोनों की ही आप बाह्य आकारिकी को देख सकते हैं, तो दोनों में जो है हमें अंतर देखने को मिलता है। तो ये तो बात हुई मेगा स्पोरोफिल की, कि मेगा स्पोरोफिल जो है वो साइकस का मादा जननांग है और यहाँ पर बीजांड लगेंगे। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है कि साइकस में मेगा स्पोरोफिल बनते हैं, यहाँ पर फीमेल कोन का निर्माण जो है वो नहीं पाया जाएगा। अब इसके ऊपर चूंकि ओव्यूल लगे हुए हैं, तो अब हम बात करेंगे ओव्यूल के बारे में या बीजांड के बारे में, क्योंकि ओव्यूल ही वह स्ट्रक्चर है जहां पर एक तरीके से कहें कि जनन की जो आगे की प्रक्रिया है वो संपन्न होनी है, और साथ ही साथ इसी के अंदर जो है स्त्री धानियों का परिवर्तन होता है और निषेचन की प्रक्रिया भी इसी में संपन्न होती है। तो आइए हम ओव्यूल को देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो दूसरा वाला हमने डायग्राम बना हुआ है, ये ओव्यूल का डायग्राम है। ओव्यूल की अगर हम संरचना की बात करें तो आप संरचना में देख सकते हैं कि ये जो ओव्यूल है इसके ऊपर सबसे पहले तो हमें जो आवरण देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जो बीजांड पाया जाएगा वो एक अध्यावरणीय होगा, अर्थात इसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है, केवल एक ही आवरण पाया जाएगा। इसको हम इंटेगुमेंट कहते हैं, और यह 3 परतों में विभक्त होता है इंटेगुमेंट। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इसकी जो इंटेगुमेंट की सबसे बाहर वाली परत है उसको हम कहते हैं आउटर फ्लैशी लेयर, अर्थात बाह्य मांसल परत। इस बाह्य मांसल परत के नीचे जो लेयर पाई जाएगी बीच में, उसको हम कहते हैं मिडल स्टोनी लेयर या मध्य अस्टिल परत। इनका हम दूसरा नाम जो है बाहर वाली का सार्कोटेस्टा दे सकते हैं, और जो मिडल वाली है उसको हम स्क्लेरोटेस्टा भी कहते हैं। बाहर वाली जो है आउटर सार्कोटेस्टा और ये बीच वाली जो है वो स्क्लेरोटेस्टा कहलाती है। इन दोनों के नीचे जो सबसे आंतरिक परत पाई जाएगी उसको हम कहते हैं इनर फ्लैशी लेयर या आंतरिक मांसल परत। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ बीजांड का जो अध्यावरण है वो 3 परतों का बना हुआ होता है, और इन 3 परतों से जो मुख्य संरचना इसके अंदर घिरी रहती है वो होती है फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद। यह मादा युग्मकोद्भिद आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से बीच में पाया जाता है। यह मादा युग्मकोद्भिद जो होता है वो सेलुलर पार्ट है बीजांड का, और साथ ही साथ एक जो है परतों से घिरा हुआ है। इस फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो इंटेगुमेंट है ये इंटेगुमेंट नहीं पाया जाएगा। यह स्थान जो एक पतली सी नली के रूप में आप जो है दिख रहा है हमें, इसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल। यह माइक्रोपाइल वह स्थान है जहां से पराग नलिका जो है वो बीजांड के अंदर प्रवेश करती है। यह एक सकरा सा स्थान होता है और यह माइक्रोपाइल जो है अंदर तक जाती है। माइक्रोपाइल के नीचे आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है वो पोलन चेम्बर है या पराग कक्ष है। इस स्थान पर आकर के जो है पराग कण जो है वो आकर के कह सकते हैं कि हम गिरते हैं। यह पोलन चेम्बर जो है वो माइक्रोपाइल के नीचे पाया जाता है। इस जगह की जो पोलन चेम्बर की जगह की जो कोशिकाएं होती हैं वो विघटित हो जाती हैं, इसीलिए इस पोलन चेम्बर का निर्माण जो है वो होता है। पोलन चेम्बर के नीचे हमें देखने को मिलेगा आर्चिगोनियल चेम्बर। यह आर्चिगोनियल चेम्बर जो है वो आर्चिगोनिया के ऊपर पाया जाने वाला क्षेत्र होता है, और इसके नीचे पाए जाएंगी आर्चिगोनिया। देख सकते हैं यहाँ 2 स्त्री धानियां हमें दिखाई दे रही हैं, और इन स्त्री धानियों में पाया जाता है अंड। तो इस तरीके से ये जो आर्चिगोनिया है वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर पाई जाती हैं, और इनके ऊपर जो है ये पाया जाएगा आर्चिगोनियल चेम्बर और उसके ऊपर पोलन चेम्बर। तो इस तरीके से ऊपर जो है वो स्थान बना हुआ है पूरा, ये पराग कणों को धारण करने के लिए बना हुआ है। और साथ ही साथ जो हमें इस डायग्राम में एक चीज देखने को मिल रही है यहाँ पर वस्कुलर स्टैंड। तो इस बीजांड के लिए अगर वस्कुलर सप्लाई की बात करें तो वैसे तो इस मेगास्पोरोफिल में कई संवहनकूल होते हैं, लेकिन बीजांड के अंदर अगर बात की जाए तो 3 संवहनकूल प्रवेश करते हैं। इसमें से आप चित्र में भी देख सकते हैं कि चित्र में
आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक जो सबमेरिन पूल है वो बिल्कुल बीच में से जा रहा है, जो हमारी मिडिल स्टोनी लेयर है उसमें से बीच में जा रहा है और आगे चल करके ये साकित हो रहा है। और साथ ही साथ एक जो संवहन सप्लाई है वो जा रही है आपके आउटर फ्लैशी लेयर में से और आगे चल करके विभक्त हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जो है तीसरी सप्लाई भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। देखिए 1, 2 और ये 3, इस तरीके से 3 वस्कुलर स्टेम जो है वो या वस्कुलर बंडल्स जो हैं इस ओव्यूल के अंदर प्रवेश करते हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए इसकी प्रकार की, तो ये जो ओव्यूल है वो आद्य प्रकार का होता है, अर्थात ऑर्थोट्रोपस टाइप का ओव्यूल हमें देखने को मिलेगा साइकस के अंदर। और दूसरा जो महत्वपूर्ण लक्षण मैंने बताया था कि यूनिटैगिमिक होता है, एक अध्यावरण इसके ऊपर पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये प्रश्न जो है परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि साइकस का जो बीजांड है वो किस टाइप का होता है, किस प्रकार का होता है। तो आप ऐसे में लिख के आएंगे कि साइकस का जो बीजांड है ऑर्थोट्रोपस का प्रकार का होता है, साथ ही साथ यूनिटैगिमिक होता है, क्योंकि यहाँ पर अध्यावरण एक पाया जाएगा और ये लेयर जो है यूनिटैगिमिक जो अध्यावरण है वो 3 परतों से मिल करके बना हुआ होता है। तो ये बात हुई आपके बीजांड की संरचना की। यहाँ पर ये जो डायग्राम था ये ओव्यूल का एलएस था, अर्थात अनुदैर्ध्य काट है ये बीजांड का। साथ ही साथ हमने यहाँ पर बीजांड के सभी भावों का जो है एक बारी बारी से समझ लिया है। तो बीजांड के बाद में अब हम बात करेंगे कि बीजांड का जो विकास होता है वो किस तरीके से होता है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि जो बीजांड बनता है वो मेगास्पोरोफिल के मध्य भाग में बनता है, जो मध्य फर्टाइल पार्ट है या मिडिल फर्टाइल पार्ट है उस पर ये बीजांड बनेंगे। तो सर्वप्रथम जो मेगास्पोरोफिल का फर्टाइल पार्ट है उस फर्टाइल पार्ट की जो कोशिकाएं हैं वो मेरिस्टेम में हो जाती हैं, अर्थात ये विभज्योतकी हो जाएंगी और जो है विभज्योतकी होने से ये इस बीजांड के परिवर्तन के लिए तैयार हो जाती हैं। आप डायग्राम से समझिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो बीजांड है इस बीजांड को बनने के लिए यहाँ की जो कोशिकाएं हैं मिडिल फर्टाइल पार्ट की, ये कोशिकाएं मेरिस्टेम में होकर के विभाजित होकर के और ये ओव्यूल का प्रोटूबरेंस या एक आउटग्रोथ बनाती है। शुरुआती स्तर पर बार बार विभाजित होकर के धीरे धीरे इसके नीचे की जो कोशिकाएं होती हैं, ये नीचे की कोशिकाएं अंगूठी की तरह जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि हम वृद्धि करती हुई यहाँ पर इंटेगुमेंट का निर्माण करती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंटेगुमेंट का जो निर्माण होता है, ये जो कोशिकाएं बारंबार जैसा कि मैंने आपको बताया विभाजित होकर के जो बनाती हैं कोशिकाओं का समूह, उसको हम न्यूसेलस कहते हैं। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है वो न्यूसेलस है। इस न्यूसेलस के चारों तरफ ये कोशिकाएं नीचे से वृद्धि करती हुई इंटेगुमेंट का निर्माण कर लेती हैं। अब इस न्यूसेलस की एक कोशिका जो है वो कार्य करती है मेगास्पोर मदर सेल्स के रूप में। मेगास्पोर मदर सेल के रूप में कार्य करेगी। मेगास्पोर मदर सेल्स को हम गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं, क्योंकि यही वह कोशिका होती है जो गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। तो जो न्यूसेलस है, इस न्यूसेलस की कोई भी एक कोशिका जो सक्रिय कोशिका होगी वो सक्रिय कोशिका निर्माण करेगी मेगास्पोर मदर सेल्स का, या कह सकते हैं कि एक सक्रिय कोशिका जो है वो मेगास्पोर मदर सेल्स के रूप में परिवर्तित होती है। ये मेगास्पोर मदर सेल जो है इसमें आगे अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप पहले 2 उसके बाद में 4 कोशिकाएं बनती हैं और ये कोशिकाएं बनेंगी एक लीनियर अरेंजमेंट में, अर्थात एक रेखीय रूप में बनती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर 4 कोशिकाओं का एक रेखीय सूत्र दिखाई दे रहा है। इसको हम कहते हैं लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर, अर्थात गुरु बीजाणुओं का रेखीय चतुष्क। तो यहाँ पर इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक मेगास्पोर मदर सेल से कुल मिलाकर के जो 4
मेगास्पोर कोशिकाएं हैं वो बन जाती हैं। आगे चल के इन 4 मेगास्पोर में से 3 जो कोशिकाएं हैं ऊपर वाली वो नष्ट हो जाएंगी और जो नीचे वाली कोशिका है ये बनाती है एक्टिव मेगास्पोर। और जो 3 हैं ये जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये डीजनरेटेड मेगास्पोर्स हैं, अर्थात जो 3 मेगास्पोर थे वो नष्ट हो जाएंगे और एक जो है वो आगे चल करके विभाजन प्रदर्शित करेगा, जिसको हम कहते हैं एक्टिव मेगास्पोर। तो यहाँ पर जो है ये एक्टिव मेगास्पोर के हम अगले स्टेप पे बात करते हैं। देखिए ये एक्टिव मेगास्पोर था। एक्टिव मेगास्पोर में जो है आगे चल करके इसके केंद्रक में बारंबार विभाजन होंगे, जिससे कि बहुत सारे मुक्त केंद्रक इसके बन जाएंगे। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो है मुक्त केंद्रक आपको फ्री न्यूक्लियर दिखाई दे रहे हैं और ये चारों तरफ परिधि पर विन्यासित हो जाते हैं और बीच में जो है एक रिक्तिका बन जाएगी। और साथ ही साथ इसके आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है वो न्यूक्लियस है, ये ऊपर पोलन चैम्बर है। तो इस प्रकार एक फंक्शनल मेगास्पोर से इसे पूरे न्यूक्लियस का जो निर्माण है वो हो जाता है। और जैसा कि आपको पहले बताया कि जो नीचे वाली कोशिकाएं हैं वो बारंबार विभाजित होकर के इस इंटेगुमेंट का निर्माण कर लेती हैं, जो कि 3 परतों का बना हुआ होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस फीमेल गैमेटोफाइट का जो निर्माण है वो इस बीजांड के अंदर हो जाता है और ये बीजांड का जो है डेवलपमेंट यहाँ पर आकर के समाप्त हो जाता है। बाद में इसमें आर्चिगोनिया का परिवर्तन होगा। इस आर्चिगोनिया के परिवर्तन को कि किस तरीके से इसका आर्चिगोनिया का निर्माण इस बीजांड के अंदर होगा, उसको हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ हमने केवल इतना देखा है कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसकी संरचना और साथ ही साथ जो ओव्यूल की स्ट्रक्चर है और ओव्यूल का जो डेवलपमेंट है या विकास है वो किस तरीके से होता है, इस सब चीज़ों को हमने इस वीडियो में समझा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें और अन्य स्टूडेंट्स के लिए भी इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।